नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि जो भारत का टूरिज्म सेक्टर है उसको किस तरीके से भारत सरकार से फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। हमने ये बताया था कि 4 से लेकर 5 करोड़ नौकरियां और कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान ऑलरेडी पर्यटन क्षेत्र में हो चुका है। दोस्तों, जो हमारा पिछला वीडियो था हमने उसमें आपको बताया था कि 7 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो पर्यटन सेक्टर के लिए एक तरीके से सप्लाई का काम करती हैं, जो सर्विसेज हैं उनको सप्लाई वही देती हैं। और जब उन 7 इंडस्ट्रीज़ को हम मिला देते हैं तो एक तरीके से भारत में पर्यटन का एक पूरा खाका तैयार होता है, जिस वजह से भारत में टूरिज़्म नित नई बुलंदियाँ छू रहा था। तो वो जो 7 इंडस्ट्रीज़ हैं आज वो कोरोना के कारण कट में फंसी हुई हैं, और जो भारत सरकार से जो हमें उम्मीदें हैं वो उन 7 इंडस्ट्रीज़ के रिवाइवल की उम्मीदें हैं, ताकि जब वो इंडस्ट्रीज़ रिवाइव करेंगी तो धीरे धीरे भारत में जो टूरिज़्म है वो भी रिवाइव करेगा। आने वाले समय में दोस्तों हम उन 7 इंडस्ट्रीज़ पर स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो भारत में टूरिज़्म के लिए सप्लाई चेन का काम करती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के अपने क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनको भारत सरकार से किस तरीके के आर्थिक पैकेज और दूसरे बेल आउट पैकेजेस की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के सबसे पहले वीडियो में आज हम बात करेंगे भारत के एविएशन सेक्टर की, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के काल में एविएशन सेक्टर को किस तरीके का नुकसान उठाना पड़ा है और आने वाले समय में एविएशन सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं सरकार से, और सरकार किस तरीके से एविएशन सेक्टर की मदद कर सकती है। दोस्तों, हमने जो रिसर्च करी है जिसके तहत हमने ये जानने की कोशिश करी कि पिछले 7 साल में भारत के अंदर 6 अलग अलग एयरलाइंस का काम क्यों बंद हुआ। वो जो 6 एयरलाइंस थी उनमें से 2 एयरलाइंस तो नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन वाली एयरलाइंस थी, किंगफिशर और जेट एयरवेज। तो जब हमने ये जानने की कोशिश करी कि यह एयरलाइंस क्यों बंद हुई तो उनमें जो सबसे प्रमुख कारण सामने आया वो कारण था कि उन एयरलाइंस पर उल्टे सीधे इंटरेस्ट रेट के कर्ज थे, और जो दूसरा कारण समझ में आया वो ये था कि भारत में जो फ्यूल की प्राइसेस हैं और जो फ्यूल के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो तीसरा कारण हमारी समझ में आया वह कारण था कि उन एयरलाइंस को जो किराया एयरपोर्ट्स को देना पड़ता था, चाहे वो लैंडिंग के लिए या फिर जो उनकी फ़्लाइट जब वेट करती थी तो जो चार्जेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। और इसके अलावा उन एयरलाइंस ने एक बड़ी गलती और करी थी, जैसे कि किंगफिशर ने बहुत महंगे दामों पर एयर डेक्कन को ख़रीदा था और बहुत महंगे दामों पर ही जेट एयरवेज ने एयर सहारा को ख़रीदा था। तो ये जो उल्टे सीधे अधिग्रहण थे यह भी एक बड़ा रीज़न था उन एयरलाइंस के बंद हो जाने का। लेकिन जो 4 कारण मैंने आपको बताए हैं वो चारों कारण आज भी भारत के एविएशन सेक्टर में एग्जिस्ट करते हैं और भारत के एविएशन सेक्टर को वो आज भी हॉन्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम इन कारणों को जानते हैं, जिन कारणों की वजह से पहले की जो एयरलाइंस हैं उनका बिजनेस ठप हुआ और वो एयरलाइनें बंद हुई, जब हम उन कारणों को जानते हैं तो आज हम कहीं ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो बाकी की एयरलाइंस हैं भारत में वह न डूबें, क्योंकि आज उन एयरलाइंस को 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू लॉस मार्च, अप्रैल, मई और जून का जो बिज़नेस है उसमें हो चुका है। यह सब लॉकडाउन की वजह से हुआ है। और जो एयरलाइंस हैं जो कि पहले से ही बहुत कम मार्जिन पर काम कर रही थी, उन एयरलाइंस के लिए 25,000 करोड़ का जो रेवेन्यू लॉस है उसको बर्दाश्त करना इतना ईजी नहीं रहेगा। दोस्तों, आंकड़ों में फ़्लाइट्स भले ही ऑपरेट हो रही हों, डोमेस्टिक सेक्टर में काम भी कर रही हों, लेकिन जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमेशा उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और यह समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं एयरलाइंस के ऊपर, वो उनकी ऑक्यूपेंसी अफेक्ट हुई है, और जो उनकी जो खर्चे हैं, जो SOPs को फॉलो करने के जो खर्चे हैं वो भी बड़े हैं। तो एयरलाइंस प्रॉफिट में तो बिल्कुल भी नहीं है, और आने वाले समय में चूँकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स स्टार्ट नहीं होने वाली हैं, इस वजह से जो एविएशन सेक्टर में जो एक रेवेन्यू जनरेट करने का जो एक प्रेशर है वो भी बना रहेगा। दोस्तों, कोरोना के कारण जो रेवेन्यू लॉस एयरलाइंस को हुआ है, तो
तो उस रेवेन्यू लॉस को पाटने के लिए भारत की सभी एयरलाइंस मिलकर भारत सरकार से एक बेल आउट पैकेज की मांग कर रही हैं। ये जो बेल आउट पैकेज है ये अलग अलग देशों में पहले से एयरलाइंस को दिया जा चुका है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो सिंगापुर हो। भारत का एविएशन सेक्टर ऐसा है जो लॉस में चल तो रहा है, लेकिन उसको कहीं पर भी भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी बेल आउट पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। और यही कारण है कि जो एविएशन सेक्टर है उसको उसके क्रैश हो जाने और बंद हो जाने का खतरा सिर पे मंडरा रहा है। सबसे पहली जो मांग एयरलाइन सेक्टर ने भारत सरकार के सामने रखी है वह मांग है कि जो उनके पुराने कर्जे हैं, जो उनके ऊपर इंटरेस्ट हैं, उनकी जो वसूली है उस पर रोक लगाई जाए। कम से कम 1 साल तक उनसे इस तरीके की कोई वसूली नहीं की जाए। दूसरी जो मांग है वो जो फ्लाइट का जो फ्यूल होता है जिसको हम ATF बोलते हैं, उस फ्यूल पर जो राज्य सरकारों की तरफ से मनमाना टैक्स लगाया जा रहा है उस टैक्स की दर को 4 और 5% तक लाया जाए, जो कि अभी 30% के आसपास है। तीसरी जो मांग है वो ATF पर जो GST भारत सरकार वसूल करती है उस GST को भी कम किया जाए और उस ATF पर भारत सरकार जो भी टैक्स वसूल करती है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट एयरलाइंस को वापस दिया जाए। चौथी जो मांग है वो है जितने भी हम एयरपोर्ट्स भारत के अंदर हैं उन सभी पर लगने वाले जो किराए हैं, जो लैंडिंग के खर्चे हैं, पार्किंग के जो खर्चे हैं, जो उनकी फैसिलिटीज़ के जो चार्जेस हैं, उन चार्जेस को 1 साल के लिए वेव ऑफ किया जाए। पांचवी जो मांग है उनकी उसके तहत ये है कि उनको नए कर्ज मिलने का रास्ता साफ किया जाए जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो बहुत कम रखी जाए और जो उनकी रीपेमेंट के शेड्यूल हैं वो रीस्ट्रक्चर किए जाएं। और एक प्रमुख मांग यह है कि जितनी भी एयरलाइंस के कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों की 6 महीने की सैलरी भारत सरकार दे। एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ की सैलरी अगर भारत सरकार दे देती है तो एयरलाइंस को अपने स्टाफ को रिटेन करने में बड़ी सहायता मिलेगी और वो जब भी ऑपरेशंस नॉर्मलाइज होंगे तो उनमें वो एम्प्लॉयज़ के सहारे से फिर से सर्विसेज देने में सक्षम होंगे। दोस्तों, भारत के एविएशन सेक्टर में लगभग 30 लाख कर्मचारी काम करते हैं और आज इस कोरोना के संकट के कारण उन 30 लाख कर्मचारियों की रोजी और रोटी पर संकट बना हुआ है। अगर भारत सरकार एविएशन सेक्टर के लिए पैकेज नहीं देती है तो यकीन मानिए कम से कम आधी नौकरियां एविएशन सेक्टर में ख़त्म हो जाएंगी। अगर दुनिया के बाकी के देश अपने यहाँ के एविएशन सेक्टर को बेल आउट पैकेज देकर बचा सकते हैं तो भारत सरकार को भी अपने एविएशन सेक्टर को तुरंत एक बेल आउट पैकेज देकर बचाना चाहिए ताकि एविएशन सेक्टर अपने पैरों पर खड़ा रह सके और भारत में जो टूरिज्म रिवाइवल की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वह बरकरार रह सकें। सबसे पहला जो पहलू है दोस्तों वो है सप्लाई चेन के एग्जिस्ट करने का, क्योंकि अगर सप्लाई चेन का कोई भी धड़ा एग्जिस्ट नहीं करता है तो जो टूरिस्ट को हम सर्विसेज देते हैं वह सर्विसेज नहीं दे सकते। तो टूरिज्म स्टार्ट करने की जो पहली कंडीशन है वो है सप्लाई चेन का एग्जिस्ट करना। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर पूरी तरीके से भारत में टूरिज्म का रिवाइवल डिपेंड करेगा वह होगा कि भारत में प्राइसिंग किस तरीके से रखी जाएगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि कोरोना से पहले जो भारत में टूरिज़्म चल रहा था, चाहे वो इनबाउंड हो या डोमेस्टिक टूरिज़्म हो, उसमें जो प्राइस थी उनमें एक वॉर चल रहा था क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन के मारे जो रेट्स हैं वो बहुत कम थी, जो प्रॉफिट के जो मार्जिन्स थे वो बहुत लोअर थे। और तो दोस्तों, सभी लोग जितने भी स्टेक होल्डर जो सप्लाई चेन में काम कर रहे थे वो बहुत कम प्रॉफिटेबिलिटी पर काम कर रहे थे, लेकिन हम काफ़ी हद तक नंबर ऑफ जो टूरिस्ट थे उनमें हम इम्प्रूव कर रहे थे। और जो अब कोरोना आया है, कोरोना के बाद जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ना तय है। और ऐसे समय में अगर हम सप्लाई चेन को ब्रेक कर देते हैं तो उस जगह पर जो प्राइसिंग है वह भी अफेक्ट होगी और ज़्यादा प्राइसिंग पर हम बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भारत में लाने में सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन है वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। श्रीलंका को भी टूरिस्ट चाहिए, भूटान को भी टूरिस्ट चाहिए, नेपाल को भी टूरिस्ट चाहिए और जो बाकी की अलग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हों, वह भी टूरिज़्म की तरफ बढ़ रही हैं तो उनको भी टूरिस्ट चाहिए। तो भारत की जो कंपटीशन में बने रहने की एक क्षमता है वो अफेक्ट होगी अगर हम जो सप्लाई चेन्स हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, या फिर जिन रेटों पे हमें सप्लाई सर्विसेज की सप्लाई मिलती थी
उन जो रेटों को अगर हम बढ़ा देते हैं तो जो इंटरनेशनल मार्केट में भारत के एक सर्किट के तौर पर जो एक प्राइसिंग है वो अफेक्ट होगी। तो हमें हर हालत में ना सिर्फ सप्लाई चेन को बचाए रखने की ज़रूरत है, बल्कि हमें कोशिश करनी है कि आने वाले समय में जो प्राइसिंग है, जो टूर पैकेज की कॉस्ट है, वो भी नहीं बढ़े। वरना भारत में जो टूरिज्म रिवाइवल का एक सपना है जो हम सभी देख रहे हैं, कहीं वो सपना बीच में ही ना टूट जाए। और दोस्तों, हमें याद रखना है कि अगर एविएशन सेक्टर ठप होता है भारत का, तो भारत के ज़्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का जो कनेक्टिविटी है वो अफेक्ट हो जाएगी और बहुत सारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वह टूरिस्ट से वंचित हो जाएंगे। हमारे सामने खजुराहो का एक एग्जाम्पल है जिसको हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर जब फ़्लाइट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है या फिर जो फ़्लाइट्स की प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो खजुराहो सेक्टर का जो टूरिज़्म है वह बिल्कुल ठप पड़ जाता है। तो यह एक एग्जाम्पल खजुराहो का है, लेकिन भारत में कई और सर्किट ऐसे हैं जहाँ पर एयर कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एविएशन सेक्टर का बचाना भारत के टूरिज़्म सेक्टर के बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि हमारा ये वीडियो भारत सरकार तक पहुंच सके। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।